Hello, everyone. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Okay. So let's discuss assignment 6.1. Which is center of mass. Okay. अच्छा, आप बताइए मुझे आपके नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके कौन कौन से टेस्ट शेड्यूल है? नेटवर्क थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का कब है? कल है सर। कल है क्वांटम। कल है? जी यस सर। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक में कौन कौन से हैं? अभी तक जितना पता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का कब है? डेट नहीं आई है सर, बस पता है कि वो सर सब पे लेने वाले हैं। ओके 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 हाँ। ओके। तो सेंटर ऑफ मास लेट्स डिस्कस। मैंने आपसे ले लिए थे क्वेश्चन नंबर 3। सर आप अगर टेस्ट लेंगे तो कौन कौन से टॉपिक्स का लेंगे? सो आई विल बी टेकिंग द टेस्ट जहां पर होगा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? एनर्जी से सर। एनर्जी, या so this center of mass, energy, momentum, angular momentum, torque, stability, and there is one more topic which I'm going to cover, which is central force motion. Okay, so we'll see accordingly. सेंट्रल फोर्स मोशन के बाद में अगर आपका एक और टॉपिक हो जाए तो वहां तक आपका टेस्ट आएगा सेकंड में। okay? और फिर उसके बाद में थर्ड में आखिर। Okay. So question number 3. It says that in the figure shown there is a wire ABC of uniform linear mass density. Okay. If the center of mass of the wire lies below point A. So there is this wire. Okay. Suppose सर क्वेश्चन 3 का सर सॉल्यूशन टेलीग्राम उस पे है सर? X and Y. Okay. There is wire A and B, and length is A. Okay. There is another wire BC. B and C, and length is B. And saying that the center of mass lies here. Okay. So सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं, क्या कह रहा है? नहीं सर, उसमें डाउट है ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो वायर है ए बी सी, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ए के बिलो लाई करता है, मतलब इस लाइन पे लाई करता है। समझ गए बात? तो बताइए, ये अगर ओरिजिन है तो इस लाइन की यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका एंगल थीटा है। ए cos थीटा। ए sin थीटा। ए तो आपका लेंथ है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉस थीटा। यस सर। तो
उसने ये बोला है कि एक्स सेंटर ऑफ मास जो दिया हुआ है वो ए के बिलो है, मतलब इस पूरी की पूरी लाइन पे कहीं भी होगा सेंटर ऑफ मास तो उसका एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। समझ गए बात? यस इस पूरी की पूरी लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो उसने दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा है। अच्छा, अब यहां पर देखिए वायर है ए बी और सी, ठीक है। तो यहां पर इसको हम दो सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वायर है ए बी और एक वायर है बी सी, है ना। तो बताइए वायर ए बी का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा कहीं पे, है ना। तो बताइए इस वायर ए बी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ए है तो ये है a/2, ये है a/2 तो ये है a/2 cos थीटा, ना। तो कुल मिला के बात ये है कि दिस इज ओरिजिन, ठीक है ना। तो a/2 पे जो है a/2 cos थीटा पे कौन सा वायर है, ए बी, तो यहां पर हमने ए बी को रख दिया। अब बताइए वायर बीसी जो है लीनियर है तो वायर बीसी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सेंटर पे होगा, है ना। Yes, sir. सेंटर पे होगा मतलब b/2 पे होगा कहीं पे, है ना। तो b/2 पे भी एक मास रख दिया हमने, कितना मास रख दिया, बीसी वाला। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, नेट सेंटर ऑफ मास यहां पर है ए कॉस थीटा, ठीक है। दो मास है एम ए बी एम बी सी, एम ए बी का है a/2 cos थीटा, एम बी सी का है b/2, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास उसने दिया हुआ है a cos थीटा, है ना। तो एक्स सी ओ एम उसने दिया हुआ है a cos थीटा। तो एक्स सी ओ एम क्या है, एम ए बी मतलब वायर ए बी इंटू कहां पर है a/2 cos थीटा पे, प्लस एमबीसी इंटू कहां पर है वो b/2 पे, डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला होता है, टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा एम ए बी प्लस एम बी सी, दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा। अब बताइए एम ए बी कितना है, डेंसिटी कुछ दी हुई है उसकी यूनिफॉर्म, तो लेमडा मान लेते हैं। तो लेमडा तो डेंसिटी दी हुई है, और एम ए बी क्या होगा, लेमडा इंटू लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना है, ए है इंटू a/2 cos थीटा, प्लस एम बी सी कितना है, लेमडा तो उसकी डेंसिटी है और लेंथ कितनी है, बी है इंटू b/2 डिवाइडेड बाय एम ए बी वापिस से लेमडा इंटू ए प्लस लेमडा इंटू बी, दिस इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, सो फ्रॉम हियर आपका लेमडा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका a² by 2 cos थीटा प्लस b² by 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा आपका a² cos थीटा प्लस ab cos थीटा। ओके, तो हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा क्या आएगा यहां से बताइए, अगर मैं ये देखूं उसको इधर ले जाता हूं मैं, तो b² by 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a² by 2 cos माइनस ab cos थीटा, ठीक है।
तो माइनस ए बी कॉस थीटा। तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना, प्लस है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब आंसर डी। तो देखते हैं आंसर डी है, हाँ डी। ओके, प्रोसेस सबको क्लियर है? दो वायर हैं, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि इफ देर आर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम देन व्हाट यू शुड डू, उस एक एक ऑब्जेक्ट को लो, उस ऑब्जेक्ट को निकालो सेंटर ऑफ मास, और उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास से पुट कर दो। तो हमने निकाला ए बी, तो मास ऑफ ए बी है एम ए बी, और एम ए बी को कहां पे रख दिया, इसके सेंटर ऑफ मास पे, और उसका सेंटर ऑफ मास a/2 cos थीटा पे है। फिर एक और मास है बी सी, उसका मास है एम बी सी, और उसका सेंटर ऑफ मास b/2 है, तो हमने पूरा का पूरा b/2 पे रख दिया। अब उसने बोला है कि दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है वो ए के नीचे है, मतलब एक ए कॉस थीटा पे है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स सी है, उसने ए कॉस थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से बस लिख दिया इक्वेशन। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। सर हाँ इसमें हम इसका जैसे हमने एक्स एक्सिस में मतलब सेंटर ऑफ मास लिया है, सर हम हाँ, वाई एक्सिस में भी लेके कर सकते थे क्या? वाई पॉसिबिलिटी है? एक्सिस में देखिए, उसने जानकारी ये दी हुई है ना कि ए के नीचे है, तो ए के नीचे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो उसने एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी दी है हमें एग्जैक्टली कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का एक कॉस थीटा, बट वाई की जानकारी दी है क्या उसने? यस नहीं सर, दी है ना। वाई के नहीं। उसने क्या बोला है कि ए के नीचे है, तो ए के नीचे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बट ए के नीचे होगा तो इस बात की गारंटी है कि वो ए कॉस थीटा होगा, ये तो पक्का है। ओके सर। और एक्स सर जो कोऑर्डिनेट की जानकारी कंप्लीट दी हुई है, वाई कोऑर्डिनेट की जानकारी नहीं दी हुई है। और सर समझ जो गए? इस पूरे यस सर, सर इस पूरे सिस्टम का उसने एक्स कोऑर्डिनेट की वो दिया है ए के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल सही कहा, पूरे सिस्टम का और दिया हुआ है वो उसने। कहीं भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे एक्स कॉस ए कॉस थीटा लिया है। हाँ, ओके सर। ओके, आगे चलें। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। उसने दिया हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is to be cut from one edge of the square lamina such that the remaining portion when suspended from apex p of the cut will remain in equilibrium in any position। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सस्पेंडेड है ना, तो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन। अगर वो वाला ऑब्जेक्ट कहां से सस्पेंडेड है, सेंटर ऑफ मास से। समझ गए यस बात? सर। यस सर। है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया गया किसी पॉइंट के अराउंड, और वो जो है ऑब्जेक्ट फिर किसी भी पोजीशन पे जो है इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से सस्पेंड किया गया है वो सेंटर ऑफ मास है ना। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो सेंटर ऑफ मास है, और P उसने कैसे बनाया है, एक स्क्वायर लेमिना लिया है, और उस स्क्वायर लेमिना से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक स्क्वायर लेमिना लिया गया है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को यहां से कट कर दिया गया है। तो सपोज
सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो ये p है। अब उसने पूछा है कि हाइट h पूछा है, ठीक है, तो हाइट h जो है इसका दिया हुआ है, और उसने स्क्वायर का तो लेंथ l दिया हुआ है, l दिया हुआ है। तो अगर मैं एक्सिस मान लो ये बीच में लेता हूं, तो ये ओरिजिन है ना, तो ये स्क्वायर आधा इधर है और आधा इधर है, ठीक है, और हमें निकालना है h, ठीक है, और कुल मिला के जो ऑब्जेक्ट आपका ये है और ये कैविटी। तो बताइए कैविटी है, तो कैविटी है, तो कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था आपको, सर ऐड और मास ऐड और सब्ट्रैक्ट है ना। Add और subtract करना होगा। ऐड और जो भी कैविटी है उसका मास हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जानकारी ये दी हुई है हमारे पास कि x y सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, p पे है ना सेंटर ऑफ मास, तो p का y एक्सिस कितना है, h है। अच्छा, बाय सिमेट्री आप बताइए मुझे इसका x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 L/2 है ना, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि y एक्सिस एक सिमेट्रिक एक्सिस है ना, तो y एक्सिस के इधर भी वैसा का वैसा ही है और इधर भी वही का वही है, तो y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब कि x COM तो 0 है और y COM कितना दिया हुआ है, h, क्योंकि पॉइंट p पे है। तो ये जानकारी हमें दी हुई है ना। अब बाकी फिर कैविटी है, तो बताइए अब यहाँ पर y एक्सिस में देखते हैं, ठीक है, तो कैविटी है, तो यहाँ पर उसको फिल करने के लिए एक पॉजिटिव मास लेंगे और एक नेगेटिव मास लेंगे, ठीक है। तो सपोज दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज L, तो बताइए मुझे पॉजिटिव, अब इसमें दो मास होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव मास कौन सा होगा, स्क्वायर वाला होगा, है ना। जब हम पॉजिटिव मास को फिल कर देंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो बताइए स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 L/2 पे होगा, एक्सेस तो L/2 पे एक मास होगा, L/2 पे है, और L/2 पे कितना मास होगा, स्क्वायर का मास होगा, है ना, ओके। अच्छा, अब एक जो बचा वो रिमेनिंग निगेटिव मास बचा, है ना, अब निगेटिव मास बचा रिमेनिंग। अब बताइए वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाइट h का, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है अगर उसकी हाइट h है, H/3 h/3 पे, तो h/3 पे h/3 पे कितना मास है बताइए। पहली बात तो निगेटिव का है और मास ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं ms बोल देता हूं, मास ऑफ स्क्वायर, और इसको बोलता है mt, मास ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? तो L/2 पे पॉजिटिव मास ऑफ स्क्वायर और h/3 पे नेगेटिव मास ऑफ ट्रायंगल, और उसने दिया हुआ है y COM h, तो y COM इज इक्वल टू h दिया हुआ है इसमें। तो पूरे सिस्टम में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। तो क्या है, ms मतलब स्क्वायर कितने पे है, ms L/2 पे, प्लस माइनस mt मतलब ट्रायंगल कितने पे है, ये h/3 पे, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, ms माइनस mt, दिस इज इक्वल टू h, ये दिया हुआ है। ओके, तो अब बताइए ms कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा,
L square. L square. L square into L by 2 माइनस mt कितना होगा बताइए, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। Yes, sir. तो हाफ बेस कितना है ट्रायंगल का, L into H. L है और हाइट है h इंटू h बाई 3 यहाँ पर पहले से। डिवाइडेड बाय मास, तो ms सिग्मा L स्क्वायर और mt है सिग्मा इंटू एरिया है हाफ इंटू L इंटू h, और ये दिया हुआ है h। सिग्मा 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 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका L क्यूब बाय 2 माइनस h L स्क्वायर बाय 6 is equal to h L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर L बाय 2। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल लेंगे अब, निकाल लेंगे आप लोग अब h की वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सर ये पी पर सेंटर ऑफ मास वाला फिर से बताइए। क्या बोल रहे हैं आप? एल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास कैसे आ रहा है? आप पूछ रहे हैं कि p पे सेंटर ऑफ मास क्यों होगा ऐसा? यस सर। देखिए, क्योंकि उसने बोला है कि इस डिस्क को किसी पॉइंट p पॉइंट के अबाउट सस्पेंड किया जाए तो वो इक्विलिब्रियम रहता है किसी पोजीशन में। तो किस पॉइंट के अबाउट सस्पेंड किया जाता है तो इक्विलिब्रियम रहता है, बताइए सेंटर। क्यों? अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं किया होता, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, तो सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है ना, और मैंने सपोज इस पॉइंट के अबाउट उसको सस्पेंड कर दिया, है ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क लगेगा इधर, यस सर। तो टॉर्क लगेगा तो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, यस। है ना। तो इसीलिए केवल और केवल सेंटर ऑफ मास होता है जिसके अबाउट वो फिक्स होता है, समझ गए बात? सर। अब अगर सेंटर ऑफ मास से हमने सस्पेंड कर दिया तो टॉर्क उसी से पास हो जाएगा, है ना, तो घुमाएगा ही नहीं उसे फिर। ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? यस। Done, sir. ये आवाज कुछ आ रही है। ओके, तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को देखो, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है और उसका मास कहां पर है, उसको रख दो, है ना। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो का सेंटर ऑफ मास हमने रख दिया वहां पे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था, दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक वायर ऐसा था और एक वायर हॉरिजॉन्टल था, उनके सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पे वो रख दिए, है ना। सर 1 सेकेंड स्लाइड करिए सर, 1 सेकेंड। ये थैंक यू सर। Okay. Now question number 6 is an object comprised of uniform ring of radius r and uniform chord of AB. Which of the following cannot be the center of mass of the object? अच्छा, इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है।
और एक कॉर्ड है ए बी। तो रेडियस आर है, ये भी आर है। ओके, अब बताइए कॉर्ड ए बी जो है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले वापस से वही रखते हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों को अपनी अपनी जगह रख देते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, है ना। तो ये ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन। तो पहला ऑब्जेक्ट रिंग है ना। तो रिंग को मैं M1 बोल देता हूं और वायर को बोल देता हूं M2, ठीक है। तो मुझे बताइए रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। ओरिजिन पे होगा। Origin. तो ओरिजिन पे एक हमने मास रख दिया M1 जो कि रिंग है। बताइए वायर जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? वायर के सेंटर। वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में होगा, यस है ना? r/√2। बीच में होगा। अब ये टोटल डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? √2r। r/2 होगी। मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। यस Yes, सर। sir. R/2. ये r/2 होगी ना, और ये भी r/2 होगी, यस सर। है ना। तो जो वायर है हमारा वो है r/2 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 पे, और मास है उसका M2। ओके, सर हमें उस कॉर्ड की लेंथ नहीं बताना। नहीं किसकी लेंथ नहीं पता है? सर कॉर्ड की। कॉर्ड ए से बी को कनेक्ट कर रहा है ना। तो सर इसको में हम पाइथागोरस थ्योरम से ए बी नहीं निकाल सकते थे? ए बी निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो सर उसका फिर सेंटर ऑफ मास सर निकालेंगे ना? देखिए सेंटर पे तो होगा ना, निकालिए क्या होगा। बताइए कहां पे होगा? ज्योमेट्री से तो लिखा हुआ है ना r/2। ये है, इसकी लेंथ भले ही r√2 है, बट ये वाला पॉइंट तो r/2 पे ही है। देखिए ये वाला पॉइंट एकदम बीचों बीच में होगा, यस सर। है ना। तो x इसके पूरा x है r है, तो आधा r/2 पे ही तो होगा। सिमिलरली इधर पूरा y है तो आधा r/2 पे तो होगा। ओके, तो बताइए अब दो मास है हमारे पास, एक मास M1 है जो कि ओरिजिन पे है, एक मास M2 है जो कि r/2 r/2 पे है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ बीच इस लाइन पे होगा। समझ गए बात? दो पॉइंट है, एक है M1 और एक M2। M1 जो है ओरिजिन पे है और M2 है r/2 r/2 पे, है ना। तो उन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, r/2 से बीच में होगा। समझ गए बात ये, यस सर। है ना। Yes, sir. तो बताइए पहला वाला r/3 r/3 पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। r/3 r/3 पॉसिबल है क्योंकि r/3 r/2 से कम है, मतलब यहाँ पर कहीं है, तो मतलब पॉसिबल है ये तो। अब बताइए r/√2 r/√2 पॉसिबल है? r/2 पे है दूसरा मास, बट r/√2 तो उससे आगे निकल जाएगा, है ना। Yes. r/√2 कम होता है कि r/2 कम होता है? r/2 ज्यादा। r/2 कम होता है। r/2 कम होता है, r/√2 ज्यादा होता है। तो r/√2 कहीं आगे निकल जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ मास तो अंदर होना चाहिए। तो r/√2 कम r/√2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वही सर। है ना। और C दिया हुआ है r/4 r/4, तो r/4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Yes, sir. r/4 तो r/2 से कम है, मतलब यहाँ पर कहीं होगा बीच में, तो r/4 भी हो सकता है। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला है कि नॉट नेसेसरली मेड ऑफ सेम मटेरियल, है ना। यस सर। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते, बट ये पता कर सकते हैं कि 0 से r/2 के बीच में होगा, जो भी होगा, है ना। अगर उसने बोला होता सेम किसका, मटेरियल का, तो हम पता कर सकते थे एग्जैक्ट, क्योंकि फिर हम m1 को लिख देते लेमडा इनटू लेंथ ऑफ रिंग और m2 को लिख देते लेमडा इनटू लेंथ ऑफ वायर, है ना। यस अगर सेम मटेरियल का बोला होता, लेकिन उसने लेमडा और लेमडा 2 अलग अलग दिया, तो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, बट ये कह सकते हैं कि r/2 से कम होगा। लिख लिया सबने ये? अगर सर मटेरियल का अगर डेंसिटी दिया रहता फिर भी निकाल लेते ना, दोनों का हाँ हाँ, अलग बिल्कुल अलग दिया। बिल्कुल, डेंसिटी दिया हुआ है तो निकाल सकते थे। Yes. ओके, तो ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ क्वालिटेटिव क्वेश्चन, कि आपसे पूछा है कि क्या होगा। लिख लिया सबने ये? सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना था। प्रीवियस, हाँ सर। हो गया सर। now let us do question number 7. Consider the mass of the lamina to be uniformly distributed. The center of mass of the section is. X है, Y, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, बड़ा वाला स्क्वायर 2a, और एक छोटा वाला स्क्वायर दिया हुआ है a। और इसकी कैविटी है ये छोटा वाला स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि वो क्या होगा, x और y। तो कैविटी है मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट, प्लस मास ऐड कर देंगे और एक माइनस मास ऐड कर देंगे। तो प्लस मास ऐड करेंगे तो बड़ा वाला मास बन जाएगा स्क्वायर ना। तो बड़े वालों को मैं सपोज m2 बोलता हूं और इसको बोलता हूं m1। तो बड़ा वाला जब बनेगा तो उसका सेंटर कहां पे बताइए? ओरिजिन ओरिजिन। ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे मास बड़ा वाला मतलब m2 है। अब बताइए छोटा वाला मास कितना है? सबसे पहली बात तो -m1 है, हाँ यस सर। और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उसके सेंटर पर। और उसका सेंटर कहां पर है? a/2 a/2 है ना, a/2 a/2 पे कितना मास है? -m1। तो हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेक्शन इज, ठीक है। तो टोटल सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो XUM देखेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए, m2 इंटू उसका कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस m1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट है a/2, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज m2 माइनस m1 ना। तो XCOM, पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, माइनस m1 क्या है? सिग्मा इंटू एरिया कितना है m1 का? a/2 होल स्क्वायर। a/2 या a? अच्छा यस सर a स्क्वायर, और a/2 पहले से था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m2 कितना है? सिग्मा इंटू एरिया कितना है m2 का? 4a² है ना, 2a का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा इंटू m1 कितना है? a का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस a² बाय a³ बाय 2 डिवाइडेड बाय 4a² माइनस a²। तो ये आ जाएगा आपका माइनस a³ बाय 2 डिवाइडेड बाय 3a², है ना। तो x आपका सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा -a/6। अब इसी तरीके से y भी सिमेट्रिकली यही आ जाएगा,
माइनस ए बाय 6। ओके, सर यस। यहाँ पे यक्स योग माइनस आने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास माइनस आने का क्या मतलब है? माइनस आने का, माइनस में ही तो आएगा, आपको इंट्यूशन से नहीं लग रहा माइनस आएगा? माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है सेंटर ऑफ मास, यस सर, ओके तो आना चाहिए ना, यस क्योंकि सर, ज्यादा मास इधर है। यस सेंटर ऑफ मास किधर होता है? जहां पर हेवी मास होता है। हैवी मास। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सर जो अनशेडेड सर हाँ सर जो फिगर में अनशेडेड है सर, वो हम उसको कैविटी मानेंगे? क्या उसको? कैविटी मानेंगे ना सर? हाँ हाँ कैविटी है। मान रहे मतलब क्या है? दिया ही हुआ है कैविटी है। सर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जैसे आप एक बार बताए थे कि वो मतलब एक लाइन पास होना चाहिए और वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर हाँ दे फिगर। हाँ, तो यहाँ पर वाई एक्सिस सिमेट्रिक है क्या? हाँ यस सर, डिवाइड। कहाँ से सिमेट्रिक है? इधर दो डब्बे हैं, इधर एक ही डब्बा है। अच्छा नो सर, नहीं है सर, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर। बट सिमेट्रिक एक्सिस कौन सी होगी? ये y इज इक्वल टू एक्स सिमेट्रिक होगी। देखिए इधर भी 1.5 डब्बे हैं, इधर भी 1.5 है। यस सर, डायगोनल वाला होगा। डायगोनल वाला, इसीलिए देखो ये माइनस ए बाई सिक्स डायगोनल पे होगा कहीं पे। समझ गए? यस सर। है ना? डायगोनल जो है y इज इक्वल टू एक्स वाला, वो सिमेट्रिक एक्सिस है, क्योंकि इसके अबाउट देखिए इधर भी वही है और इधर भी वही है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास देखिए वहीं पे तो आया, माइनस ए बाई सिक्स मतलब यहाँ पर कहीं। ओके, लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 बोला था आपने। Figure shows a hollow sphere and a hollow cone of same density joined together. The center of mass of the system lies at the origin O. Then h by r has a value. Okay. तो है ना, तो दोनों के दोनों हॉलो है। h by r की वैल्यू पूछिए। देखिए हर जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, एक से ज्यादा मल्टीपल डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को लेके पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट का मास सेंटर ऑफ मास पर रख दो। अच्छा बताइए, होलो हेमिस्फीयर है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताइए? होलो का कहाँ पे होता है? R/2 आर बाय R/2 R/3 पे होता है। R/2 पर सर। R/2 पे होता है। मैंने R/2 पे होता है, 3 पे होता है? 2 पे होता है, 2 पे सर। 2 पे होता है ना, तो इसको बोल देता हूं मैं मास 1 m1 और इसको बोल देता हूं मास 2 m2, है ना। तो कितना 2 पे होता है 3 पे होता है बताइए यार मुझे? सर 2 पे होता है। सर 2 पे होता है? R/2 पे 2 पे होता है, तो ये है R/2 पे मतलब माइनस R/2 है यस सर। y एक्सिस पे।
और यहाँ पर है मास m1 आपका। और होलो कौन का कहाँ पे होता है? h/3 है ना, ये रेडियस इसकी r है और हाइट जो है वो h है। होलो कौन का कहाँ पे होता है? h/3 पे। यस सर। और h/3 पे मास m2 है। और उसने दिया हुआ है कि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो है 0 पे है ना। तो उसने दिया हुआ है कि YCOM कितना दिया हुआ है? उसने 0 दिया हुआ है ना। तो YCOM 0 है तो YCOM में 2 मास है। पहला मास है m1 जो कि होलो स्फीयर है, इनटू उसका है -r/2 पे। सर कोन का सेंटर ऑफ मास नीचे से 2h/3 पे होगा सर। कोन का h/3 पे होता है ना, यहाँ से नीचे से। सर वो एपेक्स पॉइंट से लेते हैं h/3। सर कौन का r/4 होता है शायद। यार आप अलग अलग बता रहे हो मुझे। कोन का h/3 होता है, h/4 होता है? सर h/3 अपर मोस्ट पॉइंट पे होता है। होलो कोन का h/3 होता है, सॉलिड का बोल रहे होंगे आप। सर वो h/3 सर ऊपर वाले पॉइंट से आता है, कोन के इन ऊपर से थोड़ी होता है, नीचे से ही होता है वो। h/3 जो होता है ना वो बेस से होता है। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? सर h/3 कैसे आता है? h/3 बेस से होता है ना। तो उसको सिलेंडर वाले सिमेट्री से भी निकाल सकते हैं सर, हॉलो तो मतलब सिलेंडर। कैसे निकालेंगे सर, निकालेंगे कैसे सर? नहीं, ये आपको पता है कि नहीं h/3 से होता है? निकालने वाली बात अलग है। नहीं नहीं सर, नहीं पता। h/3 ये नहीं पता है आपको? सर ट्रायंगल के लिए h/3 होता मे बी है। h/4। ओके, सो लेट्स फाइंड फर्स्ट। ओके, तो अगला कर लेते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था कि नहीं, h/3 होता है, h/4 होता है? नहीं सर, कोन के लिए आपने नहीं बताया। ओके, सर h/4 होता है। कोन के लिए h/4 सॉलिड के लिए होता है। यस यस सर। तो इसका h/3 होता है, अब लिख लीजिए, फिर हम इसको देख लेंगे कैसा होता है ना। सर हॉलो के लिए h/3 होता है या सॉलिड के लिए h/3 होता है? होलो के लिए h/3 होता है, सॉलिड के लिए h/4 होता है। सर मतलब अगर लॉजिकली सोचे तो सॉलिड वाला एक ट्रायंगल जैसे ही सिमेट्री रखता है, तो ट्रायंगल का अगर h/3 है तो फिर सॉलिड का भी h/3 होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि लेट मी सी। एक सर बार देखने हॉलो दीजिए वाले मुझे। में ना, हॉलो वाले में सर सिलेंडर से मैंने करा था h/3 आएगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री से। मतलब एक सिलेंडर का सर h/2 पे होता है वैसे करके। h/3 होता है। सर किसके लिए? h/3 होता है। h/3 होता है सर हॉलो के लिए। हाँ, तो दिस इज करेक्ट। और इसका r/2 है हेमिस्फीयर का, तो यस सर। है ना। बट सर क्वेश्चन में तो हॉलो स्फीयर दे रखा है ना शायद। होलो स्फीयर दिया हुआ है तो अब, But लेकिन आप hemisphere- वो भी तो देखो ना डायग्राम। डायग्राम सर वही उससे कंसीडर किया ना हमने हेमिस्फीयर तो। हाँ, प्लस कितना है, m2 है और उसका डिस्टेंस है h/3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए मुझे m1 कितना होगा? m1 क्या है? सिग्मा इनटू एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 4πr²। तो आधे का कितना हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, m2 बताइए कितना होता है? कोन का एरिया कितना होता है? सिग्मा इनटू कोन का एरिया कितना होता है? πr/l। है ना। कोन का एरिया होता है पाई
R into L, और जहां पर Sir. L क्या है, ये वाली डिस्टेंस यस सर। L। तो L की वैल्यू Sir. कितनी होती है बताइए? L इज रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस अंडर रूट ऑफ बेस तो R स्क्वायर है और हाइट H स्क्वायर। तो आपका M1 है, M2 है, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर इंटू एल इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और आपके पास इक्वेशन क्या है कि माइनस बेस एरिया कंसिडर नहीं करेंगे ना इसमें? क्या हुआ? बेस एरिया कंसिडर नहीं करेंगे ना? नहीं बेस एरिया नहीं। ओके सर। तो आपका आंसर है M1 इंटू R बाई 2 इज इक्वल टू M2 इंटू H बाय। सर स्फीयर दिया हुआ है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे ना मास के लिए। अरे होलो दिया है ना। अच्छा होलो दिया। अच्छा सही बताइए, आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं क्वेश्चन? तो कोन के लिए पता ही नहीं था सर कितना होता है। नहीं वो ठीक है, बट मतलब अगर पता नहीं था तो आप कौन के लिए सर्च भी कर सकते हैं ना गूगल पे। सर सर्च करके करते तो फिर मतलब फायदा क्या होता सर? नहीं जैसे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि सर पूरा स्फीयर क्यों नहीं लेंगे, कोई पूछ रहा है सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नहीं सर, क्यों नहीं मतलब लेंगे? अगर कोन का पता होता तो कर लेते। मैं सोचा कोन का ऐसे इंटीग्रेट करके निकालना, तो उसका ट्राई करते रह गया था। तो कौन का इंटीग्रेट कर लेते, फिर इंटीग्रेट करने में क्या दिक्कत है? सर वही कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा था सर। ओके ट्रायंगल का कराया मैंने। हाँ सर। तो ट्रायंगल में एक और डायमेंशनल इंटरवल थी 5 वाली बस। नहीं सर, मैंने सर उसको सर्कुलर टिप से मानकर किया था, छोटा छोटा पार्ट लेकर। ठीक है तो देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें इन दोनों को पुट करके हम निकाल लेंगे H बाय R, है ना। M1 को पुट कीजिएगा, M2 को पुट कीजिएगा ऐसे, और यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है? H बाय R की। तो अब निकाल लेंगे आप लोग। यस सर। M1 को यहाँ से पुट करेंगे तो R के टर्म्स में आएगा और H के टर्म्स में। M2 को यहाँ पे रखेंगे तो R और H के टर्म्स में। तो H बाय R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाल लेंगे आप लोग। सर अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो कोन का तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। कौन सा वाला है? कोन के लिए। हाँ कोन के लिए आप एक यूज कर सकते हो कि S और फाई यूज कर सकते हो, या रो और फाई, है ना, और Z। सर लेकिन रो भी चेंज होगा ना पॉइंट पॉइंट पे जेड रो के साथ। रो मतलब डेंसिटी क्यों चेंज होगी? सर नहीं सर, मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो रेडियस वेक्टर है हाँ वो चेंज होगा ना। हाँ तो उसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा। Z होगा अगर ले लो तो Z इंडिपेंडेंट होगा, अगर रो हो तो रो इंडिपेंडेंट। दूसरा वाला उस पर डिपेंड करेगा। ओके सर। तो कराऊं क्या कौन का मैं? हाँ सर एक बार करा दीजिए। करा दीजिए सर एक बार। ओके so suppose this is hollow cone. Suppose this is x axis, this is y axis and this is z axis. ठीक है तो होलो कौन है मतलब उसके सरफेस पे मास है। ठीक है ओके तो अब एक पॉइंट कंसीडर कीजिए, है ना, यहां पर सरफेस पे जो कि है z डिस्टेंस ऊंचाई पर है और s उसका रेडियस है ना, और फाई एंगल पे। तो z, s, फाई कंसीडर कीजिए। ठीक है तो अब बताइए यहां पर एक मैं एलिमेंट लेता हूं, कौन सा? यहां पर एक सरफेस एलिमेंट लेता हूं मैं,
तो सरफेस एलिमेंट में लेता हूं, तो सपोज मैं यहां पर एक डीएल लेता हूं, एक एलिमेंट। सबसे पहली बात तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये डीएल है, सपोज डीएल है ना, और तो ये जो है डीएल है, और ये जो है वो है ST5। समझ गए बात क्या ले रहा हूं मैं? ये कोन के इस डायरेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट लेता हूं डीएल, है ना, और डीएल लेता हूं, और एक सर्कल है तो सर्कल का छोटा सा पार्ट ले लेता हूं SD5, है ना। तो SD5 तो आर्क हो गया, मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो ये SD5 तो आर्क हो गया, और डीएल जो है उसका लेंथ हो गया। समझ गए बात? तो इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया होगा DA, वो होगा DL इंटू SD5। समझ गए बात? यस सर। है ना? ओके, तो आपका होता है सेंटर ऑफ मास में। तो बताइए सिमेट्री से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 0 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 0 0 तो बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं एक्स COM तो 0 है, और वाई COM भी 0। ओनली YCOM कैसे 0? ओके सर, क्योंकि एक्स और वाई, हाँ 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 यस सर। ZCOM कुछ होगा, है ना। ठीक है, तो ZCOM होता है इंटीग्रल ZDM बाय इंटीग्रल DM। तो ZDM क्या होगा? इंटीग्रल Z इंटू DM कितना होगा? सिग्मा DA डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DL इज सिग्मा DM। तो Z सेंटर ऑफ मास होगा आपका इंटीग्रल Z इंटू DA कितना है? DL इंटू SD5 डिवाइडेड बाय इंटीग्रल DL इंटू S। अब देखिए यहां पर DL ये है, ये एंगल थीटा है, और ये DZ है ना। तो बताइए DL क्या होगा? DZ बाय DL इज इक्वल टू साइन थीटा है। है ना, DL ये वाला है और DZ ये है, तो DZ बाय DL साइन थीटा है ना। तो DL आपका है DZ बाय साइन थीटा। तो एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई DZ बाय साइन थीटा DL। दूसरी बात, किसी पर्टिकुलर Z पे जो हमने उसके लिए किया था, हाइट h है, ये R है, ये थीटा है। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर Z पे जो S होगा वो क्या होगा बताइए? ये अगर Z है तो ये H माइनस Z है सर। है ना, ये Z है तो ये H माइनस Z है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल से क्या हो जाएगा बताइए?
ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमेट्रिक ट्रायंगल है, नॉट सिमेट्रिक होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हाइट डिवाइडेड बाय ये वाला बेस इज इक्वल टू ये वाला हाइट डिवाइडेड बाय ये वाला बेस। ये हमने ट्रायंगल के केस में भी किया था, यस सर, है ना। यस सर, इसका मतलब क्या है कि h माइनस z डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू h पे r h upon r इज इक्वल टू h अपॉन r, है ना। तो यहां से आप बताइए कितना होगा z। सर हम लोग dl को भी इन टर्म्स ऑफ s एंड z लिख सकते हैं, मतलब s l इक्वल टू s स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करके dl वहां से ds प्लस dz आ जाएगा और फिर उसको वहां पे dl को, हाँ सर। हाँ तो साइन थीटा तो वही होता है ना, साइन थीटा क्या होगा? सर नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि थीटा के एंगल्स में नहीं करके हाँ। l को s स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखेंगे और फिर dl इक्वल टू ds प्लस dz। हाँ हाँ कर सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। तो h माइनस z बाय s इज इक्वल टू, जस्ट 1 मिनट, h बाय r। ये क्लियर है सबको? सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहां से आपका s क्या आ जाएगा, यहां से s आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, r इंटू 1 माइनस z बाय h। समझ गए? s को मैं उधर ले गया, r को इधर लाया और h से डिवाइड कर दिया, तो s आपका आ गया r इंटू 1 माइनस z बाय h। ओके, अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा, सबसे पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। सर फाई को एक बार दिखा दीजिएगा फिगर में। किसको? सर फाई, एंगल फाई। फाई तो पूरा का पूरा 0 से 2 पाई होगा, पूरा का पूरा सर्कल घूम रहा है ना। हाँ यस। ठीक है, तो यहां से आप लिखिए ZCOM इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ तो z है, ठीक है। DL की वैल्यू है dz बाय साइन थीटा इंटू s की वैल्यू है r इंटू 1 माइनस z बाय h। तो ये तो z वाला हो गया और d फाई वाला ये हो गया, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dl। तो dl है dz बाय साइन थीटा इंटू s है r इंटू 1 माइनस z बाय h इंटीग्रल d फाई। तो यहां से d फाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन आपकी सिर्फ ये बची, 0 से लेकर h और 0 से लेकर h। सर ये जो हमने ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल लगाया है, हाँ सर हम इसको इमेजिन कहाँ से कर रहे हैं सर फोन पे? कोन का कोई भी पार्ट ले लीजिए, तो ये वाला पार्ट लिख दीजिए, लेफ्ट वाला, इधर वाला, राइट वाला। राइट ये वाला वाला सिमिलर ट्रायंगल ही तो है ना, कोन का एक पर्टिकुलर सेक्शन ट्रायंगल ही तो होता है। ओके सर। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि s और z के बीच में हमें रिलेशन निकालना था। ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने ये? स्लोप लेके भी तो कर सकते थे ना। क्या हुआ? लाइन का स्लोप लेके z और s में लाइन का स्लोप लेके। हाँ हाँ कर सकते थे। सर ये s की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब हम कोन हाँ कोन में हाँ देखेंगे? चेंज हो रही है बिल्कुल, इसीलिए तो हमने लिखा है इसके टर्म्स में।
अच्छा हाँ ओके सर। S is also changing. अगर S को सिंपली चेंज नहीं करते तो वो एक तरह से आपका सिलेंडर बन जाता वो, यस सर। है ना। देखिए S की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, Z इज इक्वल टू 0 पे S की वैल्यू R है, तो यहाँ पर S की वैल्यू R है। फिर जैसे जैसे Z बढ़ता जाएगा वैसे वैसे S कम होता जाएगा, फिर Z की वैल्यू जब H होगी तो S 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, है ना। तो रेडियस जो है उस सर्कल का वो कम होते जा रहा है विथ हाइट। लिख लिया सब नहीं है? नो सर सर एक ओके डन सर। तो आपका यहाँ पर है ZCOM जो है वो है इंटीग्रल 0 से Z R, R भी कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ R भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से Z Z इंटू क्या है 1 माइनस Z बाय H, 1 माइनस 0 से H है यहाँ, 1 माइनस Z बाय H dz डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 0 टू H 1 माइनस Z बाय H dz। ZCOM आपका आएगा, यहाँ पर पहला वाला टर्म आएगा Z, तो Z का हो जाएगा Z स्क्वायर बाय 2, तो H स्क्वायर बाय 2, ठीक है। माइनस दूसरा वाला टर्म है Z स्क्वायर, तो Z स्क्वायर का हो जाएगा Z क्यूब बाय 3, मतलब H क्यूब बाय 3, और नीचे एक और H है तो H स्क्वायर बाय 3, और इधर पहला टर्म हो जाएगा 1 का Z मतलब H, माइनस दूसरा टर्म है Z का Z स्क्वायर बाय 2, तो H स्क्वायर बाय 2, और नीचे एक और H है तो माइनस H बाय 2। तो ZCOM आपका आएगा H स्क्वायर बाय 2 माइनस H स्क्वायर बाय 3, H स्क्वायर बाय 6 बाय H बाय 2, आपका आ जाएगा H बाय 3। ये आंसर है आपका। Sir, excuse me, sir. Just 1 minute. ठीक है, तो ये तो आपका होलो था, तो होलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है, होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है, ये अगर हाइट h है आपकी, तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h बाय 3, और सॉलिड कोन का लिख लीजिए क्या होता है, सॉलिड कोन का होता है h बाय 4। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? So मैं पूछ रहा था ना कि जो हम लोग H/3 निकाले तो along the Z axis के along निकाले ना, X और Y के भी तो कुछ X एक्सिस एंड Y एक्सिस के along भी तो कुछ सेंटर ऑफ मास अलग होंगे या फिर यही होगा? X और Y पे मैंने आपको लिखा था ना ये ऊपर बाय सिमेट्री, XCOM is 0 and YCOM 0। ओके सर। सबसे पहले मैंने उसी की बात की थी। सर यस सर आपने जब प्लेन ट्रायंगल का निकाला था तो उस टाइम पे h/3 आया था। हाँ सर लेकिन अगर मतलब हम ऐसे सोचे कि जो कोन सॉलिड कोन बनता है वो एक प्लेन ट्रायंगल को रोटेट करके बनता है, तो सर उस हिसाब से तो सेंटर ऑफ मास h/3 पे ही आना चाहिए सॉलिड कोन के लिए भी।
आप क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रायंगल था उसका कितना आया था? h/3। हाँ, और सर तो मतलब जो सॉलिड कोन होता है वो एक प्लेन ट्रायंगल को रोटेट करके बनता है, ऐसे सोच सकते हैं। तो सर प्लेन ट्रायंगल को रोटेट करके बनता है, हाँ सही कहा आपने। हाँ सर, तो मतलब अगर वैसे रोटेट करके बनता है तो फिर सेंटर ऑफ मास तो प्लेन ट्रायंगल जितना ही सेम होना चाहिए ना। Yes, yes, you're right. Let me see. Let me think. Your logic seems correct. तो आप बोल रहे हैं कि ट्रायंगल को अगर घुमा दिया जाए तो कौन बन जाएगा ना? यस सर। ओके। ट्रायंगल का भी h/3 आया था क्या? हाँ सर, अभी आपने क्वेश्चन भी उसी से किया था ना। हाँ हाँ, ट्रायंगल में भी h/3 आया था। ओके। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जस्ट नो, योर पॉइंट इज वैलिड पॉइंट। वो क्यों नहीं होगा, एक बार मैं सोचने दी मुझे। सर ट्रायंगल जो है सर 2D है और ये सर हालो कौन सर ये नहीं नहीं, बट ऐसे नहीं होगा। देखिए, बट ऐसा है ना कि उस ट्रायंगल को घुमा दिया जाएगा तो सर उसमें वो हाँ कर्व हाँ, समझ गए सरफेस समझ एरिया गए। लेगा और नीचे वो बेस का शायद नहीं लेगा। नहीं 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 सर ऐसा कुछ पसंद नहीं, यू आर राइट। यहाँ पर देखिए जो ट्रिक है ना वो थोड़ा, क्या कहते हैं उसे, मतलब ज्योमेट्री रिलेटेड है, इंटीग्रेशन की ट्रिक है यहाँ पे। देखिए ये लिख लिया आपने, यस है ना? यस। तो देखिए उसको आप बहुत सारे ट्रायंगल को मिला के ना आप कोण नहीं बना सकते। आप कोण नहीं बना सकते। आप बहुत सारे ट्रायंगल को मिला देंगे ना तो आपके पास एक कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पिरामिड की तरह बन जाएगा ना। ये इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा आपका। सर नहीं सर, मतलब उस ट्रायंगल को ही मतलब ऐसे घुमा सकते हैं ना, ऐसे हाँ, तो 2 भाई पाई। वो घुमाने वाली बात है ना, तो उसमें मतलब क्या कर रहे हैं आप कि आपको एक तरह से बहुत, जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है ना, तो उस तरह के स्लाइस लेना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, 2D जो ट्रायंगल होता है उसमें थिकनेस जो है हर जगह सेम होती है। यस ट्रायंगुलर शीट ले रहे हैं आपने, तो ट्रायंगुलर शीट में थिकनेस हर जगह सेम होगी, नहीं ना सर, मतलब चेंज होगा ना। है ना? ओ सर, अच्छा हाँ, वो ठीक नहीं, है यस ना? सर। बट वो थिकनेस हर जगह सेम होगा तो उससे उसको मिलाते जाएंगे तो आप कोण नहीं बनेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, पिज्जा स्लाइस की तरह लेना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर शीट है जो कि सेंटर पे तो थिकनेस 0 है और धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी हो रही है उसकी, और वो वाली सारी स्लाइस बना बना के आपको जोड़ना पड़ेगा। सर समझ के मतलब बाद? ऐसे स्लाइस जैसे नहीं सोचे, और ऐसे सोचे कि थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल नहीं थिकनेस नहीं, है। ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन आप ऑलमोस्ट 0 है लेकिन उस ऑलमोस्ट में भी डी 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 में भी कुछ होगा ना एंगल। ऐसे तो फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जैसे डीएल और डीजेड ऑलमोस्ट 0 है बट दोनों में रिलेशन है ना कुछ, यस सर। है ना? तो वो वहां पर उसका दिक्कत आ रही है। समझ के बात? यस सर, मतलब डी रो का वो ये आ हाँ रहा है हाँ, डी रो का चेंज। समझ गए बात आप, ओके सर। है ना? तो क्योंकि वो बहुत सारे ट्रायंगल को आप मिला देंगे तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, हाँ यस सर। है ना? जो चीज का वो होता है इस तरीके से बन जाएगा, यस पिरामिड टाइप। बट Yes. क्या कहते हैं कि अगर आपको बनाना है कोन तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, बट ट्रायंगल एक पिज्जा स्लाइस की तरह लेना पड़ेगा जो कि सेंटर पे तो थिकनेस 0 है और धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती थोड़ी सी एंगुलर थिकनेस हो रही है उसकी, फिर उसको आप जोड़ेंगे तो वो सर्कल बन के कोन बन जाएगा। ओके सर। ओके, सो योर पॉइंट इज वैलिड बट देयर इज अ कैच हियर, बट दिस इज नाइस दैट यू आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लिया आप लोगों ने सभी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 says अच्छा, उससे पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा लिखवाना। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप।
ये नहीं, जो हमने क्वेश्चन किया था, बट इसको एक्सप्लिसिटली लिख लीजिए आप। जो क्वेश्चन नंबर वो था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो किया गया है ना, तो लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ a body if a body is suspended from its center of mass, then it will remain in equilibrium it will remain in equilibrium in any position. ना? तो आपका कोई बॉडी है, मान लो किस तरह का, उस बॉडी को जो है आपने सपोज सेंटर ऑफ मास पे आपने सस्पेंड कर दिया, तो ये बॉडी फिर किसी भी पोजीशन में हो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। समझ के बात आप? यस। तो ये बॉडी किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन में हो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी अगर सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है तो mg भी नीचे ही लगेगा, सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और टॉर्क जो टेंशन है वो भी सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तो इस पर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन। सर एनी पोजीशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एनी पोजीशन मतलब कि एनी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपका एक मैंने ले लिया, सपोज एक ट्रायंगल ले लिया, मान लो सपोज, है ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर बॉडी है मान लो, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैंने उसको यहाँ से लटकाया अगर, तो जिस पोजीशन में लटकाया है वहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर मान लो मैं अगर इस पोजीशन में देखता हूं तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, है ना। अगर मैं इस पोजीशन पे देखता हूं तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास से अगर मैंने उसे हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, तो किसी भी पोजीशन में है ट्रायंगल वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, है ना। ओके सर। ओके, इसका मतलब ये है पोजीशन मतलब कि उसका ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके। इक्विलिब्रियम मींस वो मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा? नहीं, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो समय अगर कंपास की अगर बात करूं, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अगर यूज करते हैं, किसमें? तो कंपास जो हम लोग नीडल यूज करते हैं ना। हाँ, नीडल। यस सर, जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के हाँ, लिए। हाँ। सर उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपास में सेंटर ऑफ मास कहाँ से आ गया? क्यों नहीं हो सकता है सर? उसमें भी तो हो सकता है, जब हम लोग उसको ईस्ट वेस्ट में अगर हम लोग उसको हैंग कराते हैं। नहीं, बट तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो हैंग होता है ना, वो क्या कहते हैं कि वो जो मूव होता है वो उसकी वजह से होता है ना, ग्रेविटी अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। यस सर। हाँ सर वो वहां पे भी तो मतलब कि जैसा यहाँ पे है, वो है कि हैंग करा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम मतलब कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के अगर हैंग हम लोग पॉइंट पे हैंग कराते हैं तो वहां पे भी अगर हम लोग नहीं, सेंटर ऑफ मास पे हैंग, वहां पर देखिए सेंटर ऑफ मास पे हैंग करा रहे हैं, बट यहाँ पर ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास पे लग रही है ना। आप जो बोल रहे हैं नीडल, ये सेंटर ऑफ मास है, नीडल यहाँ पे है, तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो यहाँ पर जो है आपका टॉर्क जो फोर्स लग रहा है ना, वो इसके ऊपर इधर लग रहा है और इसके ऊपर इधर लग रहा है। यस सर। समझ गए बात? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सेंटर से नहीं पास हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से पास हो रहा है, इसीलिए इसको घुमाएगा वो। ओके सर। बल्कि ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है। समझ गया जीत आप बात? यस सर। है ना।
ये वाला सर पॉइंट समझ गए इसका सब? सर इसका पोजीशन हम चेंज कर दे रहे हैं जैसे ट्रायंगल का, तो सर यहाँ पर जरूरी है कि टॉर्क जीरो होगा, यदि टॉर्क जीरो नहीं होगा तो सर वो तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। टॉर्क जीरो होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लटका है, तो mg हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो mg का टॉर्क भी जीरो होगा और टेंशन का टॉर्क भी जीरो होगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तब भी। हाँ, किसी भी तरीके से देखेंगे सेंटर ऑफ मास से ही तो पास होगा mg। ओके, और दूसरा पॉइंट लिख लिया आप, दूसरा पॉइंट लिखिए कि इफ अ बॉडी is suspended from any other point, then its center of mass lies directly below the point of suspension. तो कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी है ना, उसको हमने इस पॉइंट से हैंग किया है यहां से, है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके जस्ट नीचे होगा। डायरेक्टली बिलो, है ना। मतलब सर इसमें कि अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं अपने पोजीशन से, रोटेशन, इसको रोटेशनल वेरिएंस डालते हैं, तो फिर एडजस्ट करके वहीं पे आ जाएगा उस लाइन के हाँ अलाइन पे। बिल्कुल वहीं पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसके नीचे आ जाएगा। ओके सर, है ना, तभी बट होता यहाँ है ना पर सर। डिस्प्लेस करते हैं तो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। हाँ सर, एग्जैक्टली वहीं से सस्पेंशन हाँ कर हाँ, रखा है। है ना। ओके, तो ये दो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाकी फिर हम डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर थोड़ा सा सर? सेकंड पॉइंट बता दीजिएगा सर। ये वाला, यस सर, इसमें से टॉर्क ये सब का क्या कंडीशन होगा, क्योंकि टॉर्क तो यहाँ पे भी बैलेंस हो जाएगा टेंशन के साथ। हाँ बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए तो यहाँ पे रहेगा इक्विलिब्रियम में, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और सर अगर ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं तो? ओरिएंटेशन को चेंज कर लिया जाए तो मान लो आपको ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो गया है कि सस्पेंडेड यहाँ से है बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट अब टॉर्क किधर होगा? यस सर। तो वो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो घुमा के वहां तक ले आएगा जहां तक सेंटर ऑफ मास उसका नीचे आ जाए। अच्छा, यस यस, है ना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 6 में, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 6। ये सर हमने जो अभी करा था सर, उसमें मेरे को r/2 का समझ में नहीं आया सर। मेरे को लग रहा था उसका r/√3 आएगा सर, r/√2 होगा सर। जो r/2 chord समझ का। में नहीं आया आपको, ऐसा है? यस सर कॉर्ड का। ये x है, y है, ये r है, ये r है, तो कॉर्ड का ये सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ मास। यस सर, कॉर्ड के सेंटर पे होगा। हाँ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए? सर x एक्सिस पे सेंटर का कोऑर्डिनेट तो r/√2 हो जाएगा ना, अगर हम उसको r/√2 लेंगे तो। अच्छा, एक मिनट देखिए, बताइए मुझे इसकी टोटल लेंथ कितनी है? √2r। ये कितनी है टोटल? √2 है। यस सर। यस सर। है ना, ये अगर √2 है तो वो तो बताइए सर ये उसके सेंटर पे होगा ना सर। नहीं, ये कितनी है? ये उसकी आधी होगी। यस सर। मतलब कि ये L कितना है? r/√2। यस सर। ये है r/√2 और ये कितना है? r/2।
यस सर। तो ये r/2 है, तो ये फिर कितना होगा x, बताइए। x स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर इज r/√2 का स्क्वायर। r/2 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 2। तो x इज r/2। यस सर। तो r/2 ही होगा ना ये। सर मैं इसको फिगर से देख रहा था। नहीं, सर वही मेरे को उसमें लग- कंफ्यूजन हो जा रहा है कि आप मतलब सर। आप इसको कैलकुलेट करें, पता है ये इसको, अच्छा है ना। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक। Uh, See you in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir.